इस बार गोल बैगन की खेती आप हमारे हिसाब से करें और उत्पादन आपके हिसाब का लें। जय हिंद किसान भाइयों, आज का विषय है गोल बैगन की खेती किस प्रकार करें कि उसमें लागत कम रहे तथा मुनाफा ज़्यादा रहे और फसल भी बढ़िया रहे, उसमें बांझपन या बंझुरी रोग, जिसे आमतौर पर बिहार या यूपी में कहते हैं बंझा, वो भी ना आए। किसान भाइयों, मैं आपको खेती के तरीके नहीं सिखा रहा, क्योंकि आप में से अधिकतर किसान मुझसे ज़्यादा अनुभवी एवं जानकार हैं। बस मैं बैगन की खेती करने का अपना तरीका आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैंने इसे किस प्रकार किया। क्योंकि चाहे मंडी हो या आसपास के किसान, सब ने चर्चा की और सब ने पूछा कि भैया उत्पादन आपका बढ़िया है, फसल भी बढ़िया है, आपने किस प्रकार किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने किस प्रकार किया इसे लोगों को बताया जाए। किसान भाइयों, बैगन की इन तस्वीरों को आप भूले तो नहीं? 14 जनवरी को मेरे मित्र सुशील ने इसे लिया था। इस फोटो के किसानों और डीलरों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचते ही खलबली मच गई। अधिकतर लोगों के एक ही सवाल थे कि भैया ये क्या लगवा दिया आपने, कौन सी प्रजाति है ये, हमें भी बता दो। क्योंकि जनवरी की कड़ाके की ठंड में बैगन की पत्तियां तक ठंड के मारे सूख जाती हैं, फल की बात तो दूर है। बैगन की ये प्रजाति थी धरती सीड्स की जुम्बा। बेशक प्रजाति बढ़िया थी, दमदार थी, परंतु जाड़े में फ्रूट सेटिंग और चमकदार फल आपके करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी नर्सरी से। तो मैंने इसकी नर्सरी 15 जुलाई को करी थी। देखें किसान भाइयों, यहाँ मैं आपसे विशेष अनुरोध करूँगा, यदि सच में आप गोल बैंगन से कम खर्च में बढ़िया उत्पादन एवं फसल चाहते हैं तो आप इसकी नर्सरी के टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। जुलाई में ही नर्सरी करें। मैं फिर जोर देकर कहता हूँ कि बैंगन की खेती में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा आगे करेंगे तो आपके अधिकतर पौधे बांझपन के शिकार हो जाएंगे। आप कितना भी दवा का स्प्रे करें, सारी फसल चौपट हो जाती है। आपने देखा होगा अधिकतर उन्हीं किसानों की फसल खराब होती है जो बहुत ज़्यादा आगे करते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, अच्छे फसल तथा बेहतरीन उत्पादन के लिए जुलाई में ही नर्सरी करें तथा अगस्त में ही ट्रांसप्लांटिंग करें। आप करके तो देखें, पूरे साल भर उत्पादन लेंगे। मैं विशेषकर उन किसानों से अनुरोध करूंगा जो बैंगन की खेती में लगने वाली रोग बीमारी तथा बांझपन के डर से बैंगन की खेती नहीं करते। वो किसान इस बार जुलाई में नर्सरी करें तथा अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करके देखें। आप हर साल बैंगन की खेती करेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया मुनाफा कम खर्च में और किसी फसल में नहीं है। पूरे साल भर तक उत्पादन देता है। पूरे साल भर आप मंडी करेंगे, साल भर आपके पास पैसा रहेगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों। जब मैं अपना यूट्यूब डाटा देखता हूँ तो अक्सर किसान भाई खाद तथा उर्वरक वाले हिस्से को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। देखें किसान भाइयों, संतुलित खाद तथा उर्वरक पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या उत्पादन लेंगे आप। बैंगन की खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पहले से मिर्च या बैंगन की फसल नहीं ली गई हो। जुताई के समय मैंने अपने आधे एकड़ खेत में 2 ट्रॉली गोबर की खाद तथा 45 किलो डीएपी, 15 किलो कैल्शियम बोरान जो मार्केट में कैल्सीबोर नाम से आता है तथा 2 किलो कोसावेट सल्फर दिया था। इसके अलावा यदि आपकी ज़मीन में पोटास की कमी हो तो आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की मात्रा भी दे सकते हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों, ये सभी खाद मैंने खेत में बैगन का पौधा लगाने से पहले ही देकर जुताई करवा लिया था। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि डीएपी जुताई के समय नहीं देते और पौधा लगाने के बाद जड़ों के पास डीएपी देकर पौधे को मिट्टी लगाते हैं। बैगन की खेती करने वाले अधिकतर किसानों ने ध्यान दिया होगा कि ज्यों ही आप पौधे के पास डीएपी देकर मिट्टी लगाते हैं, पहली सिंचाई के तुरंत बाद पौधों में तेज़ी से बांझपन आता है। आप पौधे उखाड़ते उखाड़ते थक जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, डीएपी हमेशा खेत की तैयारी के समय ही देकर जुताई करा देना चाहिए। बाद में आप जब भी पौधों के मिट्टी लगाएंगे, बांझपन नहीं आएगा। कैल्शियम बोरान एवं सल्फर के कारण पौधा हरा भरा रहता है तथा फूल और फल गिरने की समस्या भी नहीं आती। बाद में आप जैसे जैसे उत्पादन लेते जाएंगे, पत्तियों के माध्यम से 0 बाउंड 34 तथा कैल्शियम बोरान का ज़रूरत के हिसाब से पत्तों के ऊपर स्प्रे करते जाएं। अब बात करते हैं पौधरोपण की। किसान भाइयों, यदि आप 15 अगस्त के आसपास पौधरोपण कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट रखनी है और पौधों से पौधों की दूरी 3 से 3.5 फीट रखनी है। अगर आप 15 अगस्त के पहले पौधरोपण का रिस्क ले रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखें और एक गड्ढे में 3 से 4 पौधे लगाएं। 4-4 इंच की दूरी पर लगाएं। इस प्रकार कि यदि एक पौधा रोगग्रस्त हो जाए तो उसे आसानी से उखाड़ा जा सके, जिससे दूसरे पौधे की जड़ों को कोई नुकसान ना हो। और हाँ किसान भाइयों, पौधरोपण के लिए आप जो गड्ढे खोदेंगे, पौधा लगाने से पहले उन गड्ढों में आप कार्बोफ्यूरान की 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से गड्ढों में देकर ही पौधरोपण करें। कार्बोफ्यूरान के कारण आपका पूरा पौधा जहरीला हो जाता है। पौधों पर कीट पतंगों का प्रकोप कम लगता है। इससे पौधों में बांझपन की शिकायत कम आती है।
खेत में पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद आप पौधों की जड़ों के पास हल्की हल्की मिट्टी फावड़े की सहायता से लगा दें। ध्यान रहे किसान भाइयों, यहाँ पर आपको कोई डीएपी वगैरह नहीं देनी है मिट्टी लगाते समय, क्योंकि ये सब तो आपने जुताई के समय पहले ही खेत में दे रखा है। अक्सर किसान क्या करते हैं कि मिट्टी लगाते समय डीएपी देकर मिट्टी चढ़ाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों के पास गर्मी बनती है और पौधा अधिकतर या तो सूख जाता है या फिर बंझा लग जाता है। किसान भाइयों, अंतिम बार बैंगन के पौधे में आपको मिट्टी जब पौधा 45 से 50 दिन का हो जाए या जैसा भी पौधे का ग्रोथ हो या अधिकतर पौधे में इक्का दुक्का फल दिखाई देने लगे, तब आपको पौधे के आसपास मोटी मोटी गोल पिंडी मजदूरों की सहायता से बनवा लें, जैसा फोटो में दिख रहा है। गोल पिंडी पौधों को चारों ओर से अच्छी तरह स्थिर रखता है, जिससे फल ज़मीन पर टच नहीं होता और फल चमकदार बना रहता है। किसान भाइयों ध्यान दें, अंतिम बार मिट्टी लगाते लगाते अक्टूबर का महीना आ जाता है। तब तक अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो चुकी होती है और कई किसानों के खेत में जटिल खरपतवार उग जाते हैं। ये खरपतवार कई बार इतने जटिल होते हैं कि बैंगन के पौधों से भी बड़े हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? बैंगन की खेत में उगे इन खरपतवारों के लिए यदि आप पावर टिलर से इंटर कल्टीवेशन करते हैं तो भी बरसात के मौसम में इन खरपतवारों की जड़ें सूखती नहीं और खरपतवार ये दोबारा उगाएंगे। कई किसान क्या करते हैं कि इन खरपतवारों पर बाज़ार में मिलने वाली घातक हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं, जो इन खरपतवारों के साथ साथ बैंगन के पौधों के लिए भी घातक होता है। आप ऐसी गलती ना करें। कभी भी सब्जी की खड़ी फसल में खरपतवार के लिए ग्लाइफोसेट का छिड़काव ना करें, क्योंकि इसकी एक बूंद भी पौधे के लिए अत्यंत घातक है। आप कितना भी सावधानी से स्प्रे करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत मात्रा आपकी सब्जी की फसल तक अवश्य पहुंचेगी। और ग्लाइफोसेट का मोड ऑफ एक्शन तो ऐसा है कि यह पौधे के विकास के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड तथा प्रोटीन का उत्पादन रोक देता है, जिससे पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। अब सवाल ये है कि मेरे जैसा छोटा किसान क्या करे? मेरे पास ना तो पावर टिलर है, ना ही बहुत ज़्यादा मैन पावर। अब मैं इन खरपतवार के लिए क्या करूँ? तो किसान भाइयों, मेरे पास इसका सबसे सुरक्षित उपाय है पैराक्वाट डाइक्लोर। यह भी एक खरपतवार नाशक है जो किसानों के बीच बहुत कम प्रचलित है। आप निश्चिंत होकर बैगन के पौधों को बचा बचा कर बीच में उगे खरपतवार पर अच्छे से स्प्रे कर दें। इसकी विशेषता यह है कि यह पौधे के जितने हिस्से पर पड़ता है बस उतना ही सुखाता है। अगर बैगन के पौधे पर इसकी थोड़ी बहुत मात्रा पड़ भी जाती है तो इससे पूरे पौधे पर कोई असर नहीं होता। बस जिस पत्ती पर दवा पड़ेगी वहीं पत्ता सूखेगा, शेष पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जबकि इसकी जगह ग्लाइफोसेट की एक बूंद भी अगर पौधे की किसी पत्ती पर पड़ जाए तो यह पूरे पौधे का विकास हमेशा के लिए बाधित कर देता है। परंतु पैराक्वाट डाइक्लोर पौधे के बीच में उगी खरपतवार के लिए एक बढ़िया विकल्प है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने पूरे खेत में पैराक्वाट डाइक्लोर का स्प्रे किया था और पौधों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। तो बैंगन में मुख्य रूप से फल लगने के पहले तक 3 ही कीड़े लगते हैं। एक तो है सफ़ेद मक्खी, दूसरी है हरी मक्खी और तीसरा है फ्रूट बोरर शूट बोरर, जिसे आप फल छेदक तथा तना छेदक भी कहते हैं। तो किसान भाइयों, इन कीटों के नियंत्रण के लिए हमने अपने पड़ोस के गांव के बबलू भैया की विधि को अपनाया। ये भैया हर साल IVR के काशी संदेश की खेती करते हैं और आसपास के लोग इनके उत्पादन, विशेष तौर पर इनके फसल की चर्चा करते हैं कि इनके बैंगन की फसल में बांझपन क्यों नहीं आता। इनका मानना है कि अगर आप बैंगन की फसल पर फल लगने के पहले तना छेदक के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दवा का स्प्रे करते हैं तो इससे बैंगन की फसल में बांझपन आता है। बबलू भैया कभी भी तना छेदक के लिए किसी हार्ड दवा का स्प्रे नहीं करते, बस सफ़ेद मक्खी और हरी मक्खी की विशेष रूप से रोकथाम करते हैं। बता दें किसान भाइयों कि सफ़ेद मक्खी और हरी मक्खी ही बैंगन के पौधों में ब्रिंजल लिटिल लीफ यानी बांझपन का सबसे बड़ा कारण है। आपने इसकी रोकथाम कर लिया तो समझ लो आपने बांझपन का इलाज कर लिया। इस बार मैंने भी फल लगने के पहले तना छेदक के लिए किसी दवा का स्प्रे नहीं किया। 1-2 टहनियाँ सूखती हैं तो सूखने दो। मैंने सिर्फ सफ़ेद मक्खी और हरी मक्खी का इलाज किया। मेरे पूरे फसल में बहुत कम बांझपन आया। अक्टूबर का महीना आते ही जब फल लगना शुरू होता है तो तना छेदक की समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। हालांकि फल लगने के बाद भी फल छेदक और तना छेदक की समस्या आती है। बैंगन के पौधों में फल लगने के बाद भी यदि तना छेदक और फल छेदक की समस्या आती है तो इसके लिए आप दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। डाउ एग्रो का ट्रेसर है। इसके अलावा 30 ml प्रोफेनोफास तथा 15 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा का एक साथ स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्लोरोपैरीफास के साथ 20 ग्राम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल कंपनियों की तथा कथित जैविक दवाएं आती हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं। इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। कुछ किसान डेलीगेट का स्प्रे भी करते हैं। यह फल छेदक तथा तना छेदक पर रामबाण की तरह असर करता है, परंतु अधिकतर किसान डेलीगेट के स्प्रे के बाद शिकायत करते हैं कि उनके फसल में बांझपन आ रहा है।
हमारे यहाँ के किसान इसका अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें बैंगन से आखिरी तुड़ाई लेना होता है या तो फिर मार्केट बहुत अच्छा रहता है तब। आपकी मर्जी। डेलीगेट के स्प्रे से आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल तो बहुत ज़बरदस्त आता है, परंतु इससे बैंगन के पौधों की लाइफ कम हो जाती है। अंतिम में उन नए किसानों के लिए विशेष जो छत्तीसगढ़ साइड से आने वाले 600 ग्राम 500 ग्राम के बैंगन को देखकर सोचते हैं कि मेरे खेत का बैंगन इतना बड़ा क्यों नहीं होता। तो किसान भाइयों, यह एक राज की बात है जिसे कोई नहीं बताएगा। यही दवा है, इसे आप 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें और इसका रिजल्ट देखें। किसान भाइयों, आप यूपीएल के साफ के साथ 15 से 20 ग्राम प्रति पंप मात्रा का इसका स्प्रे करें और कमेंट करके रिजल्ट ज़रूर बताएँ। बहुत ही सीक्रेट चीज़ बताया है आपको।